नमस्कार। आज आपकी कथा नट्टी लेकर आई है एक कहानी। अचला बंसल की लिखी कहानी है झोल वाली मछली। हम सबके जीवन में अलग अलग तरह की अपेक्षाएं होती हैं, सपने होते हैं। कुछ जीवन जीने के हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कुछ ऐसा हो। यह कहानी जो आज आप लोगों के लिए मैंने चुनी है, झोल वाली मछली, ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में जगा गई। इसे किस तरह की कहानी कहूँ मैं? अपेक्षाओं की हत्या की कहानी या अपनी अपेक्षाओं को एक नया रूप देने की कहानी? किसी स्त्री के सबल होने की कहानी या उसकी विवशता की कहानी? हाँ, विवशता के बाद भी सबलता तो आ सकती है। ऐसा थोड़ी है कि विवशता हो और सबलता ना आए। लेकिन हर एक पात्र को जीते हुए, पढ़ते हुए जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहानी जो सामने कह रही है उससे बहुत ज़्यादा वो भीतर कह रही है। बिटवीन द लाइन्स जिसे हम कहते हैं, झोल वाली मछली। ये कहानी अचला बंसल। अचला जी नमस्कार। आप हैं मेरे लिए ये तो सचमुच में बहुत ही गर्व के क्षण है कि लेखिका मेरे साथ हैं। तो ये झोल वाली मछली अचला बंसल के इस जो संकलन है बहरहाल धन्यवाद, उसमें छपी है। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि अचला जी मूलतः इंग्लिश में लिखती हैं और फिर ये कहानियाँ अनुवाद की गई हैं। ये जो कहानी है झोल वाली मछली, इसका अनुवाद हमारे प्रियदर्शन जी ने किया है। तो अब सुनते हैं हम झोल वाली मछली। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी अपनी नाराज़गी आप लोगों को बता दूं कि मेरे बार बार अनुरोध पर भी, बार बार कहने पर भी ना तो आप लोग पेज लाइक करते हैं और ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं। खैर, ये आप लोगों का काम है। मेरी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, मैं कहूँगी, लेकिन मैं उन अपेक्षाओं के बावजूद अपना काम कम से कम करती रहूँगी। चाहे आप लोग उसे मेरे पेज को लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें या ना करें, लेकिन मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया है कि चलना है, काम करना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। तो आज सुनिए झोल वाली मछली, सुनिए, गुनिए और देखिए प्लीज़। पढ़ते समय बिटवीन द लाइन्स उसके जो बहुत सारी छोटी छोटी जो कहानियाँ, उसके बीच में कहानी के भीतर जो कहानी है उसको सुनना ना भूलिएगा। तभी आनंद पाइएगा जब सबको सुनेंगे। तो हम सुनते हैं झोल वाली मछली। 1:10 हुए थे। घंटी बजने में 20 मिनट बाकी थे। दिन खत्म होने में भी, यानी उस दिन स्कूल खत्म होने में। दिन तो खैर जारी रहेगा रात तक और बनी रहेगी उसकी चिपचिपी गर्मी। आखिरी पीरियड चल रहा था। दोपहर की गर्मी से उकताए, अपनी नीरस दिनचर्या से अलसाए टीचर कनखियों से अपनी अपनी घड़ी देख रहे थे। घंटी बजने से 5 मिनट पहले पढ़ाई खत्म करनी होगी, वरना कायदे कानून ताक पर रख बच्चे दौड़ते भागते क्लासरूम से निकल पड़ेंगे और अपने पीछे छोड़ जाएंगे गुमशुदा चीज़ों की फहरिस्त। अगले दिन जल्दी मचाते अभिभावक उनके बीच से अपने अपने बच्चे की छोड़ी चीज़ें ढूंढते फिरेंगे। कुछ तो मिलेंगी ही नहीं, और मिल भी गई तो अभिभावक शिकायत करने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए प्राइमरी स्कूल के अलमस्त बच्चों को सामान समेटने के लिए 5 मिनट देने जरूरी है। हीरालाल न टीचर था न छात्र, पर स्कूल में उसकी मौजूदगी किसी टीचर या स्टूडेंट से कम जरूरी नहीं थी। फिर हीरालाल किसी साधारण स्कूल में तो काम करता नहीं था। वह एक सरकारी स्कूल था और इस लिहाज से हीरालाल एक सरकारी नौकर, कम से कम वो यही मानता था। हालांकि नौकर शब्द से उसे नफरत थी। अपने पिछले मालिक को, जो एक बड़े अफसर हुआ करते थे,
खुश करने की कोशिश में हड्डियां चूर करने के पीछे वही नौकर होने का एहसास था, जिसकी वजह से उसने गहरी नफरत के बावजूद मालिक की खुशामद करने में कोई कसर नहीं रखी थी। कहने को वह पुराना मालिक अब आला अफसर हो चुका था, पर असलियत देखी जाए तो फकत सरकारी नौकर। गांव जवार के बचपन में उनसे अनायास हुई एक मुलाकात ने हीरालाल को बाढ़ से बर्बाद बिहार के एक गांव से उठाकर इस चमक दमक के बीच ला खड़ा किया था, जो जाना जाता है शहर दिल्ली के नाम से। हीरा को, जो बचपन से इसी नाम से पुकारा जाता था, ट्रेन नाम की चीज बहुत अच्छी लगती थी। वह हमेशा कल्पना करता कि किसी ट्रेन में बैठकर एक दिन वह बहुत दूर निकल जाएगा, लेकिन ट्रेनें उसके गांव में शायद ही कभी रुकती। वे धड़धड़ाती हुई आती और रेल की पटरियों से लगी उनकी कच्ची झोपड़ियों को थरथराती हुई दूर निकल जाती। एक दिन हुआ यह कि एक ट्रेन वहां रुकी और दिन भर खड़ी रही। वे अद्भुत नजारा आंख भर देखने के लिए आते जाते गांव वाले ठिठक कर खड़े हो जाते। अरे आज तो मृदुला दीदी भी हैं। नमस्ते दीदी, हेलो। फिर अपने काम से लगते और आगे बढ़ जाते। उनकी तंगहाल जिंदगी लगातार हो रही बेरहम बारिश की मार से नई मुश्किलों से भर गई थी। फुर्सत से खड़े रहने के लिए उनके पास वक्त न था। रुकी ट्रेन देख सब काम धाम भूल हीरा उसके पास जा खड़ा हुआ। फिर दरवाजा खुला देख थर-थर कांपता हुआ भीतर दाखिल हो गया। यह ख्याल कि उसके रहते ट्रेन अचानक चल सकती है उसे रोमांचित भी कर रहा था और दहशत से भी भर दे रहा था। ऐ तुम! जब वह कॉरिडोर में खड़ा कंपार्टमेंट के भीतर झांक रहा था, एक भारी हाथ ने उसका कंधा आ दबोचा। हीरा को दहशत ने जकड़ लिया। उसने उस शख्स की पकड़ से अपने को छुड़ाने की असफल कोशिश की। तुम यहीं रहते हो? नहीं? उस आदमी ने पूछा। बाहर निकलने के रास्ते की तरफ बेताबी से देखते हुए हीरा ने सिर हिलाया। वह जेल नहीं जाना चाहता था। वह भागकर झाड़ियों में छुप जाएगा। क्या पास में कोई बाजार है? हमें थोड़ा दूध चाहिए, पकड़ने वाले ने पूछा और अपने माथे का पसीना पोंछने के लिए उसके कंधे से हाथ हटा लिया। दूर है। बाहर की तरफ बढ़ते हुए वो बुदबुदाया। देखा, मैंने कहा था डरने की कोई जरूरत नहीं। जरूर आसपास कोई बाजार होगा ही। बोगी के अंदर से एक महिला चहकी। आओ, इधर आओ। उसने उसे आने का इशारा किया। हीरा झिझका, वो ट्रेन से कूद जाए या, पर हिम्मत करके उसने वह मौका लपक लिया जो 2 खाली थर्मसों की शक्ल में उस तक आया था। एक दूध के लिए और एक चाय के लिए। इसमें दूध ले आना और इसमें चाय। बारिश और कीचड़ से लापरवाह वो बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। उसी के एवज में उसे दिल्ली का टिकट और एक सरकारी नौकर के यहाँ काम मिल गया। उसने कसम खाई कि वह महज नौकर नहीं रहेगा, सरकारी नौकर बनेगा। पर जब भी हीरा अपनी मौजूदा हैसियत से असंतुष्ट होता, उसके मालिक उसे याद दिलाते, हीरा, पहले बड़े तो हो जाओ, फिर सरकारी नौकर बनना। अभी नीरे बच्चे हो। जब तक बालिग नहीं हो जाते तब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी कहीं भी। उनकी पत्नी तुष्ट भाव से जोड़ती। ये बालिग कब होते हैं? हीरा जानना चाहता था। 18 साल पे, मालकिन ने जवाब दिया था। यह सोचकर ही उन्हें घबराहट होने लगती थी कि कहीं वह उन्हें छोड़कर चला गया
तो अपने 2 उद्यमी बच्चों की देखभाल उन्हें खुद करनी पड़ेगी। हीरालाल ने अपने बचपन का आखिरी साल और पूरा लड़कपन उसी तरह उनके घर पर नौकरी करते गुजार दिया। बालिग होने और उसके साथ गरीबी और गुलामी से निजात पाने का ख्वाब उसे सहारा दिए था। सरकारी नौकर होने के अपने मकसद के पीछे वह लगभग बैताल की तरह लगा रहता था। गुप्ता परिवार के बाशिंदों के लिए साल तेजी से निकलते गए। हीरा के लिए वे बेहद मुश्किल और उबाऊ साल थे, कभी न खत्म होने वाले नीरसता से भरे। लेकिन वक्त को तो बीतना था, बीत गया। उसके लिए भी वह 18 साल का हो गया। एक दिन अपने संकोची स्वभाव के विपरीत उसने मिस्टर गुप्ता से सीधे बात की, आमने सामने, कि वे उसे अपने ऑफिस में लगा दें। मिस्टर गुप्ता ने अपना संडे न्यूज़पेपर नीचे किया था और हल्की झुंझलाहट के साथ हीरा को देखा। जो तेज तर्रार लड़का उनके सामने खड़ा था वह उस कमजोर लड़के से बिल्कुल मेल नहीं खाता था जिसे वे कभी रेलवे की पटरी से उठाकर घर ले आए थे। अब वह उन्हें उस वायदे की याद दिला रहा था जो उन्हें याद तक नहीं था कि उन्होंने किया था। वैसे याद तो था, लेकिन कहना तो यही होगा ना। उसे देख मिस्टर गुप्ता की झुंझलाहट हैरानी में बदल गई और उन्होंने तय किया कि उस बागी लड़के को घर में रखना जोखिम से खाली ना हो। अपने दफ्तर या किसी भी दफ्तर में काम दिलवाना भी संभव नहीं था। तुमने किस क्लास तक पढ़ाई की है हीरा? उन्होंने बड़ी मिठास से पूछा था। जवाब उन्हें मालूम था, उसी में उनकी मुक्ति थी। हीरालाल पूरी तरह निरक्षर था। उसके लिए कोई सरकारी नौकरी मुमकिन ही नहीं थी। मसला खत्म। सरकार का बनाया हुआ कायदा है, यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई जरूरी है, उन्होंने कुछ अफसोस के साथ कहा था। लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल बेसहारा नहीं छोड़ा। अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर उसे एक सरकारी स्कूल में नौकरी दिलवा दी। अब तुम एक सरकारी नौकर हो, उन्होंने उससे कहा, कुछ उसे खुश करने को तो कुछ उससे निजात पाने की कोशिश में। दोनों ही उनकी मानसिक सुरक्षा और मानसिक शांति। सुरक्षा तो भैया बच्चों की भी थी, उनकी अपने शरीर और उनके अपने पूरे उसकी थी बाप, और शांति, बाप रे बाप। हीरालाल का खुशी से दमकता चेहरा देख उन्होंने राहत की सांस ली। वे समझ गए कि उनकी रणनीति कारगर रही। अब मैं सरकारी नौकर हूं। अपने पहले सरकारी दौरे पर जब हीरालाल गांव गया तो उसने हर किसी को बतलाया, अब मैं सरकारी नौकर हूं। यह शब्द वह न जाने कितनी बार अपने मालिक के घर सुन चुका था। सिर्फ मिस्टर गुप्ता ही इन तथाकथित सरकारी दौरों पर नहीं जाया करते थे, उनकी पत्नी भी सजी संवरी गहनों से लदी फदी उनके साथ हो लेती। सरकारी मेरा ठेंगा। दोनों को सरकारी कार से निकलते देख हीरालाल नकली हंसी हंसता। अब वह भी सरकारी कर्मचारी था, लेकिन उसके पास कोई कार नहीं थी, सरकारी या किसी भी तरह की। हुक्म चलाने के लिए भी कोई नहीं था, इसलिए कभी कभी वह भीतर दबा गुस्सा बच्चों पर निकालता। नहीं हुजूर, अपने बच्चों पर नहीं, उसके लिए तो पहले उसे श्री देवी नुमा कोई बाला खोजनी थी जिसे वह अपनी बीवी बनाकर रखता। लेकिन आम तौर पर बच्चे भी पलटवार करते और टीचर से उसकी शिकायत कर देते। जब अपनी बदतमीजी के लिए उसे डांट पड़ती, हीरालाल अपने गुमान को कुछ देर के लिए छोड़ सिर झुका लेता, जैसे वाकई पछता रहा, लेकिन ज्यादा फिक्र न करता। आखिर वह प्रोबेशन पर नहीं है, कई शिक्षकों की तरह नया रंगरूट भी नहीं। जब एक लड़की नुमा टीचर ने उसे सुधारने की कोशिश की तो उसने पलटकर ढिठाई से उसे सिर से पैर तक घूरा। उसकी निगाह को अपने भरे पूरे वक्ष पर फिसलते देख वह लड़की हक्का बक्का अपना उपदेश अधूरा छोड़
तेजी से बाहर निकल गई। वह अच्छी तरह जानता था कि वह उस तरह के जोखिम बार बार नहीं ले सकता था, वरना उस पर गुंडा होने की तोहमत लग जाती। हालांकि वे उसे स्कूल से निकाल नहीं सकते थे, लेकिन उसका तबादला किसी नामुराद जगह के उतने ही नामुराद स्कूल में जरूर कर सकते थे। इसी तरह चला करती है ना सरकारें। अपने मालिक मिस्टर गुप्ता दर्जनों तबादलों के बाद दिल्ली पहुंचे थे, और दुबले पतले मिस्टर बंसल सिंघल, जो अक्सर सरकारी और गैर सरकारी दौरों पर उनके घर आते थे, 20 उटपटांग तबादलों के बाद यहाँ पहुंच पाए थे। जब वे अपनी नियुक्तियों से जुड़े किस्से सुनाते तो उनकी मूढ़ पत्नी बेवकूफों की तरह मुस्कुराती रहती। मिस्टर सिंगल की तरह माँ बाप की पसंद की किसी गंवार देसी छोकरी से शादी करके वह अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला नहीं था। नहीं, उसे अपने सब सपनों की रानी खोजने के लिए दिल्ली में ही रहना था। आज ही सुबह साइकिल से स्कूल आते वक्त एक का उसने चुपके से जायजा लिया था। बस स्टॉप की तरफ जाते हुए उसके नितंबों की लहरिया लय देख हीरालाल की रगों में बहता खून तेज हो गया था। स्कूल के सूने गलियारे में बैठे हीरालाल ने कल्पना की कि उसका आकर्षक जिस्म उसकी बाहों में बंधा है, और वह मंद मंद मुस्कुरा दिया। चल हट! रूपमती की अपरिचित कर्कश आवाज उसे उसकी नीम बेहोशी से बाहर खींच लाई, और वह उछल कर तेजी से चल दिया। वह नहीं चाहता था कि रूपमती की अपशुकनी आंख उसके भीतर पल रहे सपने पर पड़कर उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही चकनाचूर कर दे। कैसी सड़ियल औरत है ये रूपमती, हीरालाल ने सोचा। कभी कभी तो शक होता है कि यह औरत है भी या नहीं, यानी वाकई एक जिंदा जहान औरत। अभी तक उसने ऐसी कोई औरत देखी ही नहीं थी जिसका सीना इस कदर सपाट हो जैसा रूपमती का था। और आई किसकी जगह थी वह? एक अल्हड़ कमसिन की जगह वह थी असली औरत, हर नजर में, हर कोण से, जो सफाई कम करती और अपने उभार ज्यादा दिखाती। जब वो झाड़ू से खिलवाड़ करते करते उस पर अपनी लजाई मुस्कान फेंकती तो उसे कनखियों से देखने में कितना मजा आता था। हाय हाय, क्या बर्छी चलाती थी। उसकी हड़बड़ाई चाल देख रूपमती की आंखों में एक शैतानी चमक कांप गई। वो उसकी बदचलन नीयत को अच्छी तरह पहचानती थी। उससे पहले यहाँ काम करने वाली गंगा नाम की छोकरी इसी के वजह से निकाली गई थी, और स्कूल को उसकी जगह किसी की भर्ती करनी थी। तब कानी रूपमती से अच्छा कौन हो सकता था? वो याद करके हंस पड़ी कि किस तरह पहले दिन जब झाड़ू लिए रूपमती ने मुड़कर उसे देखा तो हीरालाल का चेहरा डर के स्याह पड़ गया था। वह एक फिल्मी गाना गुनगुनाता उसकी तरफ आ रहा था। मैं हूं हीरो हीरालाल। उसे देख करके हकला गया। कौन हो तुम? रूपमती अपनी एक आंख से उसे तौलते हुए उसने सपाट ढंग से जवाब दिया था। उसका जवाब सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह बुड़बक की तरह ताकता रह गया। रूपमती गलियारे से एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपनी पूरी ताकत के साथ झाड़ू फटकार रही थी। झपझपाक की आवाज सूने गलियारे में गूंज रही थी। हीरालाल ने दांत पीसे और खुद को काबू में रखने की कोशिश में बीड़ी सुलगाई। जब से रूपमती उसकी जिंदगी में आई थी, उसका फिल्मों का खर्चा बढ़ गया था। उसकी पाला मार जाने वाली आंख या तीखी जुबान से बचने के लिए वह कोई तरीका उसके पास नहीं था। उन दिनों वह स्कूल से निकलता तो मुंह में कड़वा स्वाद रहता और दिल में तमन्ना कि किसी तरह वह उससे छुटकारा पा सके। छुटकारा पाने की कसम खाता वह सिनेमा घर पहुंच जाता और विलेन को बहुत ध्यान से देखता, उसके एक एक कातिलाना कदम पर नजर रखता। पर फिर हीरोइन आ जाती जो अपने रंगे हुए होठों के साथ उसे बहा ले जाती।
रूपमती भुला दी जाती और हीरालाल खलनायक का साथ छोड़ किसी और ही स्वप्न लोक में विचरने लगता। आज रूपमती भी एक सपना देख रही थी। उसका भाई उसकी बेटी रेवती के लिए लड़का देखने जा रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने भाई को तैयार कर पाई थी कि वह उसके 3 बेबाप की बेटियों की तकदीर में थोड़ी दिलचस्पी ले। वह उससे 10 साल बड़ा था और वह बचपन से ही उससे डरी सहमी रहती आई थी। वो बदमाश! शादी की बाबत उसकी चिरोरी सुनकर के वो भाई गरजा था। मेरे हाथ पड़ जाए तो मार डालूं। 3 बेटियां पैदा करके भाग गया और ब्याह करने के लिए उन्हें मेरे जिम्मे छोड़ गया। रूपमती खुश थी कि भाई की बदमिजाजी झेलने के लिए वह वहां मौजूद नहीं था। उसके उम्र दराज दिल के कोने में अपने भागे हुए पति के प्रति अब भी प्रेम बचा हुआ था। क्या शानदार दिखता था वो, भरा पूरा मर्द। क्या हुआ जो उसके पास पक्का काम नहीं था? वह उन दोनों के लिए गुजारे भर कमा सकती थी। शादी से पहले उसने खुद को तसल्ली दी थी कि जब बच्चे होंगे वह जिम्मेदार हो जाएगा और किसी काम से लग जाएगा, और आगे बढ़कर शादी कर ली थी। उसके भाई ने उसकी दीवानगी को पागलपन करार दिया था। ये तुम्हारा पागलपन है और तुम शादी कर लो तो मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा तुमसे। और समझ लो, शादी के बाद मैं नहीं कहूंगा कि तुम शादीशुदा हो। भागो यहां से। कई साल बाद, पति के छोड़ जाने के करीब 10 साल बाद, वह कुछ पिघला था और सबसे बड़ी बेटी के लिए लड़का खोजने को तैयार हो गया था। वह भी इसलिए कि लड़की अपने बाप पर गई थी और खासी खूबसूरत थी। वह उसे बार बार याद दिलाता कि भगवान का शुक्र करो कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, वरना वह भी उसी तरह बदमाश निकलता। रूपमती दार्शनिक की तरह चुप रहती। वह नहीं चाहती थी कि वह उसे बुरा मानने का मौका दे और मदद न करने का बहाना। वह अपनी बेटियों पर कयामत की नजर रखती, इतने जोशो खरोश से उनकी निगरानी करती कि कोई ऐरा गहरा उनके आसपास पटक न पाता। घर में मर्द न होने की वजह से उसे कठोर होना पड़ता है, उसने अपने और अपनी बेटियों के दिमाग में यह बात भर दी थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटियों की शादी अच्छी जगह हो। हालांकि उनसे बिछुड़ने के ख्याल से उसका दिल टूट जाता, लेकिन वह जानती थी एक दिन यह होना ही है। उसने कभी अपने ख्यालों को शब्द नहीं दिए, क्योंकि बेटियों के प्रति उसके अतिरंजित लगाव को कोई नहीं समझता। उसके समाज में लड़की को चिंता के अलावा कुछ नहीं समझा जाता था, जिससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना ही अच्छा। कुदरतन उसका भाई भी यही सोचता था। मन ही मन रूपवती ने तय कर रखा था कि वह उससे बात तो करने देगी, लेकिन अंतिम मुहर उसी की होगी। रिश्ता होने से पहले किसी भी हाल उसे लड़के को देखने का तरीका निकालना होगा। उसे पता था कि अगर वह भाई से कहेगी तो मना कर देगा, क्योंकि उनके समाज में यह अनहोनी घटना होती। उनके यहाँ मर्द की हुकूमत चलती थी और सारे बड़े फैसले वही करते थे। विवाह के पवित्र गठबंधन से ज्यादा बड़ा फैसला और क्या हो सकता है? रूपमती का दिमाग अपनी तेज गति से चलता हुआ झाड़ू लगा रहा था और झाड़ू भी उसी गति से छप छपाक छप छपाक छप छपाक। अगली सुबह अपनी थकी धुंधलाई नजर लिए रूपमती स्कूल पहुंची। रात को नींद न आने और दिमाग में चल रही उलझन की वजह से आंख पूरी तरह दुख रही थी। उसका भाई उसकी बेटी के लिए जिस लड़के को देखने गया था वह उसे पसंद आ गया था। वह अपने साथ लड़की का फोटो ले गया था और लड़के ने रजामंदी भी दे दी थी। अरे मैं तो वहीं शादी पक्की कराया होता। लड़के को दहेज नहीं चाहिए, अच्छा काम करता है और रहने के लिए क्वार्टर भी है, और क्या चाहिए। लेकिन वह तो शादी से पहले लड़की देखना चाहता है। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, अगर उसे फोटो पसंद है तो लड़की भी पसंद आ जाएगी। लेकिन कहा तो उसने यह कि एक ही मांग है उसकी कि लड़की देखेगा। मुझे तो गजब लगता है। उसका भाई बुदबुदाया। उसने उसके दुविधा में डूबे दिमाग का फायदा उठाया और उसे लड़के को घर बुलाने के लिए भी तैयार कर दिया। ये तुम्हारा फैसला है, मेरा नहीं है कि घर बुलाएं लड़के को। इतना बड़ा कदम उठाने के नतीजे से जानती हो ना नतीजा क्या हो सकता है?
और अगर तुमने उसको बुलाया तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। अगर उसने उसे देखने के बाद शादी के लिए मना कर दिया तो कौन शरीफ परिवार उसकी बेटी के हाथ मांगेगा? उसने तो यही चाहा था कि बस सारी उम्र कुंवारी ना रह जाए। अपनी बहन जैसी बेवकूफ और उसी जैसे बहके दिमाग वाली औलादों को सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा, उसने सोचा और न्योता देने के लिए तैयार हो गया। रूपमती सोचने लगी अपने भावी दामाद के लिए क्या क्या पकाए। उसे जरा भी शक नहीं था कि उसे रेवती पसंद आएगी। जो भी उसे देखता उसकी सुंदरता के बस में हो जाता। लेकिन अगर वह मुझे पसंद न आया तो? अचानक उसे हताश करता ख्याल आया। अपने भाई से यह कह पाना मुमकिन न था। वह गलियारे में जोर जोर से झाड़ू घुमाने लगी। गुड मॉर्निंग, एक खुशनुमा आवाज उसके कानों में पड़ी। वह बीच में रुक गई और हीरालाल के मुस्कुराते चेहरे को डबडबाई आंख से देखने लगी। उसकी आंख में आंसू आ गए। अरे क्या हुआ? तू वाकई रो रही है या? चुप कर, मैं रो नहीं रही। लेकिन तू बंदर की तरह क्यों मुंह फाड़े है? कोई लॉटरी लगी है क्या? उसने ताना मारते हुए पूछा। शायद। वह हंसने लगा। उसे अपनी खुशकिस्मती किसी से साझा करने की बेताबी थी। आंखों में आंसू भरे वह माँ जैसी लग रही थी। एक अकेली आंख उसने सिहरते हुए सोचा, और इससे पहले कि वह आंख उस पर अपनी अपशकुनी चुड़ैल नजर डालती, वह वहां से उठकर चल दिया। रूपमती स्कूल से घर लौटते हुए रास्ते में मछली बाजार रुकी। इन दिनों मछली सस्ती थी। नकली सरसों के तेल की बिक्री की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और नतीजतन उसकी बिक्री पर रोक लग गई थी, जिससे मछलियों के दाम गिर गए थे। रूपमती के घर सरसों का कुछ तेल पड़ा हुआ था, लेकिन वह उसे इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन फेंकने को भी तैयार नहीं थी। इतनी ज्यादा बर्बादी अमीरों के ही बस की बात है, उसने रुखाई से सोचा। पेट में पहुंचने की जगह उसने उसे दिवाली के लिए बचा रखा था। उससे दिए कुछ ज्यादा देर चलेंगे। कौन जाने लक्ष्मी जी का मन उसके छोटे से घर में पाव रखने का कर जाए। जब दिवाली की आधी रात आधा पेट खाकर घर के लोग सोए हों, लक्ष्मी जी आ जाए कहीं। लेकिन आज अपने विशेष मेहमानों को वह उबला हुआ खाना नहीं परोस सकती थी। वह अपने भाई से पूछना भूल गई थी कि खाने के लिए कितने लोग आने वाले थे। उसने सीलबंद तेल का एक छोटा सा पैकेट खरीदा। जब कार से उतरकर एक औरत ने उसी ब्रांड का 5 लीटर का कैन खरीदा तो वह संतोष से मुस्कुराई। इसके खराब होने का अंदेशा नहीं है। उसे पता था उसकी मछली सरसों के तेल में जितनी जायकेदार बनेगी उतनी और किसी तेल में नहीं। खाना अच्छे से हो गया। मछली स्वादिष्ट साबित हुई। लड़का और उसका चाचा सब चट कर गए, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। उसकी शानदार भूख से रूपमती खुश हुई। अच्छी सेहत की निशानी है यह। लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वह लड़के का कुछ नहीं देख पाई, और सिर्फ देख पाई तो सिर्फ नया जूता। किसी भी बहाने उसका भाई उसे कमरे में आने की इजाजत नहीं देता। उसकी चाची ने तो ना आने की समझदारी दिखाई। तुम्हारा मर्दों के मामले में नाक घुसेड़ना जरूरी है क्या? उसने उसे झिड़क दिया था और चेताया था कि अगर वह रसोई से झांकती नजर आए तो उठकर फौरन चल देगा। उसने दूरी बनाए रखी थी और वहां से आ रही हर आवाज पर कान लगाए रही थी। ऊंची कर्कश आवाज जो मिट्टी की दीवारों में गूंज रही थी उसके चाचा की थी। उसने अनुमान लगाया। लड़के की इच्छा के मुताबिक उसके भाई ने खाना खत्म होने के बाद अनिच्छा से रेवती को खीर लेकर कमरे में आने दिया। उसने उसे मेज पर रखा और चली गई। देखना हो चुका था, पहली और आखिरी बार। जब रूपमती ने बेटी से लड़के के बारे में पूछा तो वह गाल में गड्ढा बनाती मोहक मुस्कान मुस्कुरा दी। रूपमती का दिल अपनी बेटी की लजाई हुई मंजूरी के बाद याद से खिल गया। रानी रूपमती,
अरे जब तुम मुस्कुराती हो तो कुछ कुछ सुंदर लगने लगती हो। हीरालाल के मजाक उड़ाती आवाज सुनकर उसने होठ सिकोड़ लिए। चाहती तो झाड़ू मार के उसके चेहरे की बड़म हंसी को हवा कर देती। तू किससे मिलाया? श्रीदेवी से? उसने ताना कसा। नहीं, रवीना टंडन से। श्रीदेवी तो मेरे लिए बहुत बड़ी है। दिखता मेंढक है, आंखों में सितारे ऐसे हैं जैसे राजकुमार हो कहीं का। रुकमती बड़बड़ाई। एक लम्हे से भी कम के लिए हीरालाल की आंखें कातिलाना गुस्से से जल गईं। वह सोचने लगा कैसे इस औरत से पीछा छुड़ाया जाए। फिर सहसा एक गोरी गुदाज बांह और गाल में पड़ते गड्ढे की क्या याद आई। उसका मन हर तरफ से बेख्याल होकर आसमान में उड़ चला। रेवती का ब्याह दिवाली के बाद होना था। लड़के को देखने की अपनी इच्छा छोड़कर रूपमती ने हामी भर दी थी। उसके भाई ने बताया था लड़के को अपने बूढ़े माँ बाप की वजह से जल्दी थी, जो गांव में उसके लिए लड़की देख चुके थे और उससे जल्द शादी करने की जिद कर रहे थे। वह दिवाली पर घर जाकर उन्हें मनाना और शादी में लाना चाहता था। उसे गांव में की शादी पसंद नहीं थी, रूपमती को भी नहीं थी। नाम क्या है उसका, बताओ तो? उसने उत्साह से पूछा था ताकि उसे एक पहचान दे सके। हीरा। उसकी बेमानी पूछताछ से निजात पाने की बेताबी से उसके भाई ने जवाब दिया। हीरा? सिर्फ हीरा? उसने आगे पूछा। हीरा लाल, दांत भींच कर कहा और बाहर निकल गया। जैसे ही उसका चेहरा आंखों के आगे घूमा, रूपमती सिहर गई। नहीं नहीं, वह नहीं हो सकता। रुको, वो भाई के पीछे दौड़ी। वो कहाँ काम करता है? बता दो जरा, मुझे जानना है। बता दो ना, उसने गुजारिश की। वह सरकारी कर्मचारी है, कहता हुआ उसका भाई जा चुका था। बारिश हो रही थी। हीरालाल हाथ में बीड़ी लिए एक फिल्मी गाना गुनगुनाता स्कूल की सीढ़ियों पर बैठा था। आज वह जल्दी स्कूल पहुंच गया था और कुछ देर अपने ख्यालों में मसरूफ रहना चाहता था। जल्द ही बच्चे अपने धूल सने जूतों के साथ टूट पड़ेंगे और रूपमती की मुसीबत होगी। इस ख्याल से उसकी इच्छा जोर से गाने की होने लगी। क्या मजा रहेगा, जीकती फिरेगी झाड़ू पोछा। लेकिन वह थी कहाँ? उसे हैरत हुई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उसका दिल कुछ उदास हो गया। वह चली आए तो अच्छा हो, उसने हताशा से सोचा। वह इतना खूबसूरत दिन कचरा साफ करने में जाया नहीं करना चाहता था। लो, वह आ गई। शायद पहली बार उसके आने का शुक्र मनाता वह फिर से गाने लगा, ऐसे जताता हुआ जैसे उसे रूपमती के आने की खबर ही ना हो। आँख के कोने से वह उसे देख सकता था कि वह उसकी तरफ चली आ रही है। वह समझ नहीं पाता था कि अक्सर वह अपनी सफाई वहीं से क्यों शुरू करती थी जहाँ वह बैठा रहता था। उसे शायद उसे उठाने का बहाना चाहिए था। वह सांस रोककर उसकी तेज झिड़की का इंतजार कर रहा था। आज वह वाकई ज्यादा समय लगा रही थी। पहले देर से आई और अब वह उसके इस नए तलाशे अनजाने कोने से चकरा गई थी। वह उसके निशाने पर आए बिना यहाँ बैठा रह सकता है? उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। दांत क्यों निकाल रहा है तू? उसने रुखाई से पूछा। हीरालाल ने देखा वह अपने रंग में थी, लेकिन आज वह उससे जुबानी जंग करने के मूड में नहीं था। वह खुश था और खुश ही रहना चाहता था। मैं दिवाली पर गांव जा रहा हूं, मेरी शादी होने वाली है। क्या है नाम लड़की का? क्या है नाम? क्या है? मेरे ऊपर को चढ़ी आ रही है। उसकी जकड़ से घबराया हीरालाल चीख पड़ा। बता उसका मुझे नाम, वरना मुझे धक्का दे दूंगी। अपनी आंख, उसकी आंख खतरनाक ढंग से चमक रही थी। रेवती, हीरालाल ने जल्दी से जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हड्डियां टूटे। नहीं, बिल्कुल नहीं। रूपमती ने उसे पाट से नीचे खींच लिया। हीरालाल ने खुद को जमीन पर पाया। हिम्मत करके उस पर नजरें गड़ाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए जोर से बोला, अरे मेरा पीछा छोड़ बुढ़िया।
मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता? सुना तो नहीं? मैं ना होने दूंगी ये शादी। उसे छोड़ते हुए गुर्राई। संत हीरालाल ने उसकी तरफ देखा। रेवती इसकी बेटी है, वह झूठ तो नहीं बोल सकती। नहीं, उसका गुस्सा असली था। हीरालाल को दिमाग पर काबू पाने में वक्त लगा। इससे पहले कि वह दोबारा झपट पड़े, वह चुपचाप खिसक लिया। अगले दिन रूपमती रोज के वक्त से पहले स्कूल पहुंच गई और साफ सफाई में जुट गई। वह अपने काम धाम से निमट लेना चाहती थी ताकि स्कूल शुरू होने से पहले हीरालाल से बात करने का उसे मौका मिल जाए, पर वह आया ही नहीं। निराश वह घर के लिए निकल पड़ी। अगले दिन भी उसकी सूरत नजर नहीं आई। जब उसने उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला वह छुट्टी पर है। क्या वह गांव चला गया? उसने असहज महसूस करते हुए सोचा। समझ नहीं आ रहा था कि उसके चुपचाप गायब हो जाने का क्या मतलब निकाले। एक हफ्ता बीत गया तो रूपमती को लगा वह एक अच्छा शगुन था। कौन जाने वो लौटे ही नहीं, या यहाँ से दूर अपने गांव के पास तबादला करा ले, अपनी बीमार या मरी हुई माँ के बहाने। पाजी कहीं का, वह उससे इतना डर गया होगा कि बिना झगड़ा किए गायब हो गया। रूपमती अपनी आसान जीत पर विजेता की तरह मुस्कुराई और पीढ़ी सो गई। अधिकारियों की रिपोर्ट करने के लिए वह वहां नहीं था। उसने जोर की सांस ली और आंखें मूंद ली। सासू माँ, हीरालाल की दिललगी करती आवाज ने उसे चौंका दिया। हाथ से बीड़ी छूट गई। तुम्हें पता है कि ये कायदे के खिलाफ है बीड़ी पीना? उसने उसे कहा। बीड़ी को पांव से रगड़ा और फिर जेब में रख लिया। कोई सबूत नहीं छोड़ सकते, नहीं? वह साजिश वाले अंदाज में हंसा। तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी नासमझी को कोसते हुए उसने धीरे से पूछा। मैं यहां क्या कर रहा हूं? क्यों? यहां काम करता हूं, पक्की नौकरी है मेरी, याद रखना। मैंने समझा तू गांव चला गया। तुमसे विदाई लिए बिना कभी नहीं। मैं कल जा रहा हूं, आज रात आ रहा हूं तेरे घर खाना खाने। खिलाएगी ना? उसने कुछ नखरे से कहा। मेरी लाश पर, रूपमती ने गुस्से से सोचा। मेरा भाई बाहर गया है, उसकी गैर हाजिरी में तू नहीं आ सकता। उसने सब कहा। क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई मर्द नहीं है मेरे, और मर्द ना हो तो कोई नहीं आ सकता। क्या मैं मर्द नहीं हूं? अरे सासू माँ, आखिर मैं तुम्हारे घर का होने वाला सदस्य हूं या तो मुझे हिजड़ा समझती है? बता देता हूं। मुंह बंद कर अपना, वरना तेरा लिंक काट करके खाने में परोस दूंगी मैं। बुरा ख्याल नहीं है। हीरालाल हंसा। हालांकि उसे अपने पांव कांपते हुए से लगे। वह अपनी धमकी पर अमल नहीं कर सकती। उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन आज रात में झोलदार मछली खाना चाहता हूं। घर लौटते हुए खरीदना मत भूलना। निकलते हुए उसने धीरे से कहा। नामुराद औरत, उसने कोसा। उसकी बाहियात दिललगी ने उसे बुरी तरह झुंझला दिया था। एक औरत के मुंह से ऐसी अश्लील बात, और वो भी होने वाली सास के। क्या वह शादी के बारे में भूल जाए? लेकिन तभी रेवती की लुभावनी मुस्कान उसका दिल चिर गई। एक पागल औरत की बकबक के चलते उसे छोड़ नहीं सकता। कौन जाने ये उसकी माना। वह आज रात उसके घर जाएगा, उसने तय किया, लेकिन अकेले नहीं, एहतियात के तौर पर किसी को साथ ले जाएगा। उसके हट्टे कट्टे दोस्त रामेश्वर से अच्छा कौन हो सकता था? वह एक चौकीदार था और उसे मछली सख्त नापसंद थी। वैसे वह झोलदार मछली चट नहीं कर पाया जाएगा, जैसे पिछली बार उसका चाचा कर गया था। मछली मेरे दमे के लिए अच्छी है, ठूसे हुए मुंह से वह बोल रहा था और पुष्टि के लिए चालाकी से हीरालाल की तरफ देख रहा था। हीरालाल ने आज्ञाकारी भतीजे की तरह सिर हिलाया था। रूपमती मछली बाजार रुकी।
सावधानी से सबसे सस्ती मछली चुनी, बस इतनी कि एक आदमी के लिए काफी हो। अगर उसका भुक्कड़ चाचा मुफ्त के माल के लिए साथ चिपका चला आया तो हीरालाल को नहीं के बराबर मिलेगा। हीरालाल को जानने की वजह से उसे पता था अगर आया तो आज वो अकेले आएगा। वह आएगा यह भी अच्छी तरह से जानती थी। घर पहुंचकर वह रात का खाना बनाने में जुट गई। रेवती ने उसे झोलदार मछली बनाते देखा तो आंखें चमक उठी। कौन आ रहा है माँ? उसने चुपके से पूछा। रूपमती ने उसे बुरी तरह डपट दिया कि बेचारी कमरे के कोने में पड़ गई और सारी शाम वहीं दबकी रही। उसकी छोटी बहनें भी माँ के अजीब व्यवहार से हैरान उसके पास दुबक गई। हीरालाल ठीक 8 बजे अपने चौकीदार दोस्त के साथ पहुंचा। रूपमती ने उसके साथी को देखा तो उसका दिल बैठ गया। 2 लोग आ गए, लेकिन मछली तो। उसकी घबराहट देख हीरालाल मस्ती में मुस्कुराया, अपनी समझदारी पर कि वह एक हथियारबंद चौकीदार के साथ आया है। इसे काम पे जाना है, रात को चौकीदार को काम रहता है, जानती हो ना? उसने वर्दी में होने की कैफियत के तौर पर उससे कहा। रूपमती कुछ अनिश्चय के साथ खड़ी दोनों की तरफ देख रही थी। वो मछली परोसेगी, बहुत अच्छी मछली बनाती है, हीरालाल बातचीत के बीच में कह रहा था। लेकिन क्या फायदा, तुम तो मछली खाते नहीं। वह अजीबोगरीब ढंग से हंसा, मनाता हुआ कि रूपमती उन्हें घूरना बंद कर दे। उसके मछली न खाने की बात से मिली राहत ने उसको हरकत में ला दिया। रूपमती खुश हो गई। खाना लगाती हूँ कहती हुए वहां से चली गई। 2 लोगों के लिए पूरी मछली नहीं है, यही बात तुम्हें परेशान कर रही थी ना सासू जी? वह गुपचुप मुस्कुराया, खुश की पहली बार रूपमती का औरत वाला पहलू खुल रहा था कि भाई एक जरा सी मछली 2 लोगों को कैसे परोसे। हो सकता है कि ऐसी दानवी भी ना हो जैसा सोचता है वो। रूपमती ने खुद सारा खाना लगाया, ख्याल रखते हुए कि किसे क्या चाहिए। हीरालाल कुछ न कुछ मांगता रहा, इस उम्मीद के साथ कि रेवती की झलक मिल जाए, लेकिन उसका क्या, उसकी बहनों तक का कुछ पता ना था। बच्चे कहाँ हैं? आखिरकार उसने पूछा। सोए हुए हैं, उसने सख्ती से जवाब दिया। लेकिन अभी तो 9 भी नहीं बजे। हीरालाल ने हैरानी जताई। हम जल्दी सो जाते हैं, रूपपत्नी ने बीच में तीखे ढंग से कहा। तुम छुट्टी पर हो, लेकिन मुझे तो जाना है ना। जल्दबाजी दिखलाता उसका दोस्त उठ गया। अनिच्छा से हीरालाल भी उठा। देर करने का कोई फायदा नहीं है, उसने मायूसी से सोचा, पर चलो कोई बात नहीं। आखिर रूपमती ने उसके लिए शानदार झोलदार मछली पकाई थी। क्या झूठ था। मुंह में अभी भी उसकी झांस महसूस कर सकता था। एक बार शादी हो जाने के बाद तो उसके मुंह में पानी भर आया। रूपमती ने सरसों का खाली डब्बा उठाया और उसे उत्साह से देखा। आखिरकार दिवाली बिना रोशनी के भी बीत जाएगी, कोई बात नहीं। एक बेकार से अंदेशे ने अचानक उसके भीतर सिर उठाया और उसका चेहरा कुछ काला पड़ गया। अगर सरसों का तेल जहरीला ना निकला तो? अगर सरसों का तेल जहरीला ना निकला तो। यह थी कहानी झोल वाली मछली, अचला बंसल जी की। कैसी लगी कहानी आप लोग बताएं तो कुछ और उत्साह बने। और अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ आपकी कथानकी आपके सम्मुख प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए आज्ञा।